हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था, जिसे हम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में बीए भी कहा जाता है, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र, उसके अंदर आज हम विकेंद्रीकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, विकेंद्रीकरण शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में प्रश्न उपस्थित होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम आपके सामने दो एग्जाम्पल प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके द्वारा विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है कि जब भी हम व्यवस्था तंत्र का अध्ययन करते हैं तो व्यवस्था तंत्र का अध्ययन करते वक्त हमें कुछ ऐसी व्यावसायिक इकाइयाँ देखने को मिलती है कि जिसमें केवल और केवल उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं और उच्च स्तर के द्वारा ही अधिकतर निर्णय लिए जाते। दूसरा कि कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ ऐसी होती है कि जिसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी हो, चाहे उच्च स्तर पर काम करने वाले हो, चाहे मध्य स्तर पर काम करने वाले हो, चाहे निम्न स्तर पर काम करने वाले हो, तो कहने का मतलब कि हर स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। उनको अपने कार्य के संदर्भ में योग्य निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हमें केंद्रीकरण देखने को मिलता है, क्योंकि व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित होते हैं और जब व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित हो तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर निश्चित अधिकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम केंद्रीकरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं उसको हमने समझने का प्रयत्न किया। केंद्रीकरण अर्थात व्यवस्था तंत्र में उच्च स्तर पर ही अधिकार केंद्रित करना। विकेंद्रीकरण अर्थात व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक स्तर पर निश्चित अधिकार प्रदान करना। अब हम विकेंद्रीकरण के विचार के बारे में पढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण का जो विचार है दोस्तों, वे विचार अधिकार और दायित्व के साथ जुड़ा हुआ है। संचालकों के द्वारा अधिकार केंद्रित रखना है या विकेंद्रित रखना है, वे उनको स्वयं निश्चित करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य कि वे अधिकारों का केंद्रीकरण करना चाहते हैं या अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, वे स्वयं संचालकों को निश्चित करना पड़ता है। हम बात करें तो छोटे कद की जो इकाइयाँ होती है, छोटे कद की इकाइयों के अंदर अधिकार केंद्रित देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य कि जब इकाई छोटी हो तो छोटी इकाइयों के अंदर हम केंद्रीकरण का उपयोग कर सकते हैं और विशाल कद की इकाइयाँ हो तो विशाल कद की इकाइयों के अंदर हमें अधिकार का विकेंद्रीकरण करना पड़ता है, यानी कि हमें बड़ी इकाइयों में विकेंद्रीकरण अपनाना पड़ता है। और बड़ी इकाइयों के अंदर अगर हम विकेंद्रीकरण अपनाते हैं तो वहाँ सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। विकेंद्रीकरण अर्थात उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने का व्यवस्थित प्रयत्न। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने की जो प्रक्रिया है या जो प्रयत्न है उसे विकेंद्रीकरण
कहा जाता है। हेनरी फेयोल ने भी विकेंद्रीकरण की व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। हेनरी फेयोल के अनुसार अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य का विभाजन कर कर निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। तो हेनरी फेयोल का मानना है कि अधीनस्थों को अधिकार सौंपना है, कार्य का विभाजन करना है और उनको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है। इस पूरी प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण की एक दूसरी परिभाषा भी हमारे पास है। प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना है उसी स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देना अर्थात विकेंद्रीकरण। दोस्तों रिपीट करते हैं, प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना है उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देने का कार्य अर्थात विकेंद्रीकरण। तो हमने यहाँ पे विकेंद्रीकरण की 3 परिभाषाएं देखी। पहला, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्रमशः अधिकार सौंपने का व्यवस्थित प्रयत्न अर्थात विकेंद्रीकरण। दूसरा, हेनरी फेयोल के अनुसार अधीनस्थों को अधिकार सौंपकर कार्य का विभाजन करके निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना अर्थात विकेंद्रीकरण। तीसरा, प्रबंध के जिस स्तर पर कार्य करना हो उस स्तर पर कर्मचारी को निर्णय लेने का अधिकार देना अर्थात विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों हमने विकेंद्रीकरण का अर्थ या विकेंद्रीकरण की परिभाषा समझने का प्रयत्न किया। अब हम विकेंद्रीकरण का महत्व हम देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में। संचालन की सफलता का आधार ज़्यादातर अधिकार और दायित्व सौंपने के योग्य विभाजन पर होता है। तो ये जो कहने का मतलब कि संचालन की सफलता का आधार व्यवस्था तंत्र पर होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन अगर सही रूप से होता है तभी संचालन सफल होता है। केंद्रीकरण में आत्म केंद्रितता देखने को मिलती है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अवैज्ञानिक होते हैं, उसमें असहयोग देखने को मिलता है, विशिष्टीकरण का अभाव होता है और अधिक कार्यभार भी होता है। तो केंद्रीकरण की ये सब मर्यादा है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है केंद्रीकरण की मर्यादा लिखिए। तो केंद्रीकरण की पहली मर्यादा है आत्म केंद्रितता, दूसरी है अवैज्ञानिक निर्णय, तीसरा है असहयोग, चौथा है विशिष्टीकरण का अभाव और पांचवा है अधिक कार्यभार। ये सब केंद्रीकरण की मर्यादा है। केंद्रीकरण की मर्यादाओं को दूर करने के लिए हमें विकेंद्रीकरण को अपनाना पड़ता है। इसीलिए अधिकार और दायित्व के उचित विभाजन के कारण ही विकेंद्रीकरण का विचार बहुत प्रचलित हमें देखने को मिलता है। आधुनिक समय के अंदर व्यावसायिक इकाइयों में हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी और बात हम करें तो हम उसके महत्व के मुद्दों पे जाने वाले हैं। पहला जो मुद्दा है जिसका नाम है त्वरित निर्णय। विकेंद्रीकरण में किसी भी कार्य के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वह कार्य करने के लिए या प्रवृत्ति के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसीलिए जिस स्तर पर कार्य करना है वही निर्णय लेकर उसका अमल करते हैं और उसकी वजह से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय त्वरित लिए जाते हैं, प्रभावशाली ढंग से लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि
विकेंद्रीकरण की वजह से कोई भी कर्मचारी होता है जो किसी भी कार्य के साथ जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ हो, उनको उस कार्य के बारे में या प्रवृत्ति के बारे में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, पूरी आज़ादी दी जाती है, पूरी छूट दी जाती है। इसीलिए जैसे हालात और परिस्थिति होते हैं, उन हालात और परिस्थिति को ध्यान में रखकर वो निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेकर उसका अमल भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। मान लीजिए कि उनको जो भी कार्य करना है, जो भी प्रवृत्ति करनी है, उसके बारे में अगर निर्णय लेने का अधिकार न दिया जाए, तो जब तक अपने ऊपरी अधिकारी से उनको आदेश नहीं मिलेंगे, तब तक वो निर्णय नहीं ले पाएंगे और उसकी वजह से इकाई को बहुत बड़ा नुकसान भी होने की संभावना है, या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, या तो लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे उनको जो निर्णय लेने की आज़ादी दी जाती है, निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता दी जाती है, उसकी वजह से वो जिस कार्य के साथ जुड़े हुए, जिस प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हालात और परिस्थिति को ध्यान में रखकर तुरंत ही निर्णय ले सकते हैं और निर्णय को प्रभावशाली भी बना सकते हैं। दूसरा है उच्च स्तर के कार्यभार में कमी। अगर हम बात करें, उच्च स्तर ऐसा स्तर है जहाँ पे नीति विषयक निर्णय लिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण के द्वारा मध्य स्तर को और निम्न स्तर को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने की आज़ादी दी जाती है या अधिकार दिए जाते हैं, जिससे उच्च स्तर के संचालकों के कार्यभार में कमी होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उच्च स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति विषयक निर्णय लेना होता है। जब उच्च स्तर के द्वारा विकेंद्रीकरण किया जाता है तो मध्य स्तर और निम्न स्तर पर काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसकी वजह से उच्च स्तर पर काम करने वाले जो भी संचालक होते हैं, उनकी कार्यभार में कमी देखने को मिलती है। वे केवल इकाई के जो महत्वपूर्ण कार्य है, उन महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ध्यान रख सकते हैं और बाकी के जो कार्य होते हैं वो मध्य स्तर और निम्न स्तर पर काम करने वाले लोग संभाल लेते हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो कार्यभार है, उनका जो वर्कलोड है, उनमें हमें कमी देखने को मिलती है। तीसरा महत्व का पॉइंट है अभिप्रेरणा में वृद्धि। विकेंद्रीकरण की वजह से अभिप्रेरणा में वृद्धि देखने को मिलती है। विकेंद्रीकरण से कर्मचारी की आत्मगौरव और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। उच्च स्तर के द्वारा मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी कार्य के संबंध में, प्रवृत्ति के संबंध में जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, उसकी वजह से प्लस उनके द्वारा जब भी निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय जब सफल होते हैं तो कर्मचारी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। विभिन्न परिस्थिति में किस प्रकार निर्णय लेकर उनका सामना कर सकते हैं, उसका अनुभव भी उनको प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब कि विकेंद्रीकरण की वजह से उच्च स्तर के द्वारा मध्य स्तर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं, उसकी वजह से उनको कार्य संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है। उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए वे निर्णय सफल होते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से निर्णय लेना है, उसका अनुभव भी उनको प्राप्त हो जाता है और उसकी वजह से मान लीजिए इकाई में दोबारा भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत ही आसानी से वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने का अनुभव, तजुर्बा उनको पहले से ही होता है। तो इस प्रकार से विकेंद्रीकरण के द्वारा
कर्मचारियों में या अधिकारियों में अभिप्रेरणा में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। आगे का जो मुद्दा है वह है संचालकीय प्रतिभा का विकास। विकेंद्रीकरण की वजह से संचालकीय प्रतिभा का विकास कर्मचारियों के अंदर और अधिकारियों के अंदर देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण की वजह से मध्य स्तर पर काम करने वाले और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी अधिकार दिए जाते हैं, जो भी दायित्व दिए जाते हैं, उसकी वजह से वे निर्णय ले सकते हैं और निर्णय लेने के बाद जो भी परिणाम आते हैं उन परिणामों का वो दायित्व भी स्वीकार करते हैं। उनको जब किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्रता दी जाती है तो स्वतंत्रता देने से उनके अंदर अधीनस्थों का नेतृत्व करने का गुण विकसित होता है, अधीनस्थों के बीच संकलन करने का गुण विकसित होता है, वे इकाई के कार्यों का आयोजन करने का गुण विकसित होता है और नियंत्रण बनाए रखने का भी गुण विकसित होता है। ये सारे गुण एक संचालक के अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब कि विकेंद्रीकरण के द्वारा हम भविष्य के संचालकों का निर्माण कर सकते हैं। कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से निर्णय लेना है उसकी हम आज़ादी देते हैं, उसकी स्वतंत्रता देते हैं और उनको उनकी जो प्रतिभा है, छुपी हुई प्रतिभा बताने का मौका मिलता है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि हम विकेंद्रीकरण के द्वारा मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी को हम जो भी स्वतंत्रता देते हैं, जो भी अधिकार देते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर संचालकीय प्रतिभा का विकास होता है, उनके अंदर संचालकीय गुणों का विकास होता है। अधीनस्थों का वो नेतृत्व कर सकते हैं, उनके बीच में संकलन कर सकते हैं, वे स्वयं के कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, इकाई के कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, इकाई में नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेना है उसका उनको अनुभव मिलता है, उनको अपनी छुपी हुई प्रतिभा बताने का मौका मिलता है, जिसके द्वारा भविष्य के संचालकों का हम निर्माण कर सकते हैं। और लास्ट में जो महत्व का मुद्दा है वो प्रभावशाली नियंत्रण। हम विकेंद्रीकरण के द्वारा नियंत्रण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो विकेंद्रीकरण के द्वारा मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को जो भी अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं तो उसकी वजह से वे लोग जब भी अपने अधीनस्थ गलती करते हैं तो गलती के लिए वो दंडात्मक कदम भी उठा सकते हैं, उनको सज़ा भी दे सकते हैं, उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो जिसकी वजह से नियंत्रण का काम सरल हो जाता है। दोस्तों समझते हैं कि विकेंद्रीकरण के द्वारा उच्च स्तर पर काम करने वाले जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं, उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसकी वजह से मध्य स्तर पर और निम्न स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा कोई भी गलती होती है तो उनके जो अधीनस्थ होते हैं वो अधीनस्थ उनको उनकी गलती के लिए दंडात्मक कदम उठा सकते हैं, उनको दंड भी दे सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की वजह से नियंत्रण का जो कार्य होता है वो कार्य बहुत ही सरल हो जाता है, नियंत्रण प्रभावशाली बन जाता है। इसके बाद जो आगे का मुद्दा है वो है संवादिता का सर्जन। विकेंद्रीकरण के द्वारा प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो ये भी है कि ये जो प्रक्रिया है विकेंद्रीकरण की उसमें उच्च स्तर से निम्न स्तर पर क्रमशः अधिकार सौंपे जाते हैं। तो कहने का मतलब कि निर्णय प्रक्रिया के अंदर सभी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को और कर्मचारियों को उनके बीच में चर्चा विचारणा होती है और चर्चा विचारणा होने के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि उच्च स्तर पर काम करने वाले, मध्य स्तर पर काम करने वाले और निम्न स्तर पर काम करने वाले जो भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, हमारी भाषा में आदेश देने वाले और आदेश का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बीच में कोई भी विषय पर पहले चर्चा विचारणा होती है
और चर्चा विचारणा करने के बाद ही वो सही निर्णय लेते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया के दरमियान प्रत्येक समूह दूसरे समूह के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से इकाई में सहयोग का वातावरण सर्जित होता है और संवादिता, एकता का निर्माण होता है। अब हम बात करने वाले हैं विकेंद्रीकरण की सीमाएं। हम दोस्तों सभी जानते हैं कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस भी होता है। तो विकेंद्रीकरण से जितने हमें लाभ होते हैं उससे उसकी कुछ मर्यादाएं भी है। तो हम विकेंद्रीकरण की मर्यादाओं के बारे में देखने वाले हैं। जहाँ बहुत ही छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो, साथ ही व्यवस्था तंत्र के रहस्य को सुरक्षित रखना हो, ऐसी परिस्थिति में हम विकेंद्रीकरण को अपना सकते नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब छोटे पैमाने पे व्यवस्था तंत्र की आप रचना करना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप विकेंद्रीकरण का उपयोग नहीं कर सकते। या तो व्यवस्था तंत्र के जो भी रहस्य है उन रहस्यों को सुरक्षित रखना हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी हम विकेंद्रीकरण को अपना नहीं सकते। अगर हम विकेंद्रीकरण को अपनाएंगे तो व्यवस्था तंत्र या इकाई के जो भी रहस्य, वो रहस्य सबके सामने आ जाएंगे और उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो ये उसकी मर्यादा है कि बहुत ही छोटे पैमाने पर व्यवस्था तंत्र की रचना करनी हो तो हम विकेंद्रीकरण को अपना नहीं सकते। दूसरा, व्यवस्था तंत्र के रहस्यों को सुरक्षित रखना हो तो भी ऐसी परिस्थिति में हम विकेंद्रीकरण को अपना सकते नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार समान नीति के अमल के अभाव में और संकलन के अभाव में भी विकेंद्रीकरण असफल हो जाता है। समान नीति का अमल, जो भी नीतियाँ अपनाई जाती है, अगर वो नीति में हमें समानता देखने को मिले, एक सूत्रता देखने को मिले, तो समान नीति के अमल के अभाव में और संकलन के अभाव की वजह से कहीं कभार विकेंद्रीकरण असफल हो जाता है। दोस्तों, हमने आज की वीडियो में विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में देखा। विकेंद्रीकरण की जो भी परिभाषा है उन परिभाषाओं को हमने जानने का प्रयत्न किया और विकेंद्रीकरण का लाभ या विकेंद्रीकरण का हमने महत्व देखा। आगे की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देते हैं। दोबारा सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।